हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स की स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग करने से पहले जो हम यूनिट 1 पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, उससे पहले हम देख लेंगे खंड का लगभग बुक 1। तो पहली किताब में आपकी कितनी यूनिट्स हैं, उन कितने यूनिट्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन यूनिट्स के कितने पार्ट हैं, इसके बारे में पहले देख ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली बुक है आपकी, उसमें है टोटल 5 यूनिट्स। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, और विद्युत चुम्बकीय तरंगें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें देखो तो सबसे बड़ी अगर आपकी कोई यूनिट है तो वह यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इसमें चार चैप्टर्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन ये अगर मैं बोलूँ तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल इस वजह से है क्योंकि अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो आप आगे के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब बोला जाएगा कि विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, और विभव का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर उसमें यूज़ हो गया और आपने विभव पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आप उसमें फंस जाएंगे। और विभव को पढ़ने से पहले आपको आवेश पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आप ये लो फंडामेंटल यूनिट है सभी के लिए, और इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं और फंडामेंटल यूनिट भी है। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो डिफ़िकल्टी लेवल में भी ये ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट टू ईजी ही है। पहले के 2 चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, उसके बाद में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपको वैद्युत विभव में और संधारित्र में, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के ही हैं। उसके बाद में आता है वैद्युत धारा पे, ये भी आपका इजी लेवल में ही आता है। चुंबकत्व में आपके 2 चैप्टर आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आप वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, और एक आएगा भू चुंबकत्व मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म जेई के सिलेबस से और बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इस वजह से अब आपका चुंबकत्व में सिर्फ एक ही चैप्टर बन जाता है। पहले आपको 2 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब आपका एक ही चैप्टर है। इसके बाद में आए तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये यूनिट है, ये आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस वजह से ये वाली यूनिट आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आती है, लेकिन इसमें भी 2 ही चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इस वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स फार्मूलेस की वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं आपके वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब जो आपकी वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये सबसे इजी चैप्टर है, और अगर आप देखो बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आएगा और जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा हिंदी मीडियम में ही, लेकिन हिंदी मीडियम में हम कौन कौन सी 2 चीज़ें मेन रूप से कवर करेंगे, एक तो होगी यूपी बोर्ड और एक होगा आपका जेईई मेंस। ठीक है, अब अगर बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो ये 8, ये 8, ये 8, ये 8 और वो 4, मतलब आपके टोटल जो पहली यूनिट है वो 36 नंबर की हो जाती है। ठीक है, तो पहली यूनिट से आपके बोर्ड में 36 मार्क्स आएंगे। 35 से 36 मार्क्स का पेपर आपका पहली यूनिट पहली बुक से आएगा। ठीक है, और 35 का ही लगभग दूसरी वाली बुक से आएगा। ठीक है, और जेईई मेंस की अगर हम बात करें, जेईई मेंस में टोटल आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल होते हैं 30, आपको करने होते हैं 25। उस 25 में से आप देखो पहली किताब की 12th में कितनी ज़्यादा वेटेज है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन ये हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन सी हो गए, फिर एक क्वेश्चन इसका पक्का ही है, एक कभी 2 भी आ जाते हैं। फिर आ गया आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है, और सबसे सरल इससे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन बस सिर्फ और सिर्फ पहली बुक से ही बन जा रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 28 से 32 नंबर। 28 से 32 नंबर का मतलब आप 90+ परसेंटाइल, इनफैक्ट अगर मैं 90 परसेंटाइल ना बोलूँ तो कम से कम नहीं तो 85 परसेंटाइल अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिज़िक्स में आप 85 परसेंटाइल सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की
12th क्लास की बुक 1 से ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझिए, ज़्यादा कठिन है नहीं, बस ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कठिन है, बाकी सब इजी चलता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर की, ठीक है। कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये देखो, तो ये पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ईजीएस्ट चैप्टर है। इसकी अगर मैं बोलूँ तो 5 लेक्चर्स, इसके लिए 5 लेक्चर्स सफिशिएंट है, और सबकी लेंथ 40 मिनट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 40 मिनट अगर मैं सभी को लूँ तो ये 40 मिनट में 5 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद में अगर गॉस प्रमेय की बात करें, जैसे 5 लेक्चर्स में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में गॉस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 बनेंगे, विभव इसमें भी 3, और संधारित्र इसमें 4, ठीक है। तो टोटल जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपका टोटल बोलूं तो 15 लेक्चर्स में पूरी हो जाएगी, ठीक है। 15 लेक्चर्स में आपका पूरा हो जाएगा। और अगर लेक्चर्स की लेंथ बोलूँ तो 1 घंटा तो कोई भी नहीं होगा, 40 से 45 मिनट जितना आपका एक स्कूल में क्लास होती है, बस उतना है। 40 से 45 मिनट में 15 लेक्चर में आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश अथवा क्षेत्र। तो अब हम शुरू कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा से पहले हम जान देते हैं वैद्युत आवेश की प्रारंभिक खोज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आज से करीबन 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। उन्होंने आसपास की घटनाओं को जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा अंबर और कांच को जब आपस में रगड़ते हैं तो अंबर और कांच छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो उन्होंने ऐसा कोई आवेश का गुण नहीं देखा, उन्होंने इन 2 वस्तुओं पर ध्यान दिया कि अंबर और कांच में ऐसे कोई गुण है जो जिसके कारण वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। इससे 2000 वर्ष तक कोई भी खोज नहीं हुई, इस विषय में कोई भी रिसर्च नहीं करी गई। लेकिन आज से करीबन 500 वर्ष पूर्व ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने सिर्फ कांच और अंबर नहीं बल्कि और भी वस्तुओं को देखा, जैसे लाख, गंधक, ठीक है, ऐसी वस्तुओं को भी देखा। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ इन 2 वस्तुओं की नहीं है, ये और भी वस्तुओं में देखी जा रही है। तो जब उन्होंने ऐसी वस्तुओं को देखा जो एक छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों और अन्य चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उन्होंने ऐसी वस्तुओं को बोला आवेशित वस्तु। और आवेशित वस्तु बोलने के कारण था क्योंकि उन पर कोई ना कोई आवेश आ गया है। उन्होंने जो शब्द था जिसके कारण ये गुण आ रहा था उसको बोला आवेश। लेकिन वो इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कि आवेश होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया जिसने आवेशित वस्तुओं पर आने वाले इस गुण के बारे में बताया कि आवेशित वस्तुओं में आवेश आता कैसे है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको ये बताता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं आवेश की इकाई, ठीक है। तो आवेश की एसआई यूनिट में जो इकाई है, मतलब एमकेएस सिस्टम में जो आपकी इकाई है, कौन सी सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम में आपकी जो इकाई है वो है कूलम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो है कि आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और कूलम को C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण लें तो Q बराबर +5 कूलम। इसका अब जो Q है, Q ये आवेश को प्रदर्शित करता है, और जो C है ये प्रदर्शित करता है इकाई मतलब कूलम को, और जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस साइन दिखाया है, ये प्रदर्शित करता है जो आपका चार्ज है, आवेश है, वो धनात्मक है, ठीक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। जैसे एक परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। तो परमाणु में आपका होता क्या है? एक होता है न्यूक्लियस और उसके
आसपास होती हैं कक्षाएं, जिनमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। ठीक है। अब जब हम किन्हीं भी दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो जो नाभिक में आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं, ये कभी भी मुक्त नहीं होते, ये हमेशा अपने नाभिक में ही बने रहते हैं। ठीक है। तो ये तो नाभिक में ही बने रहेंगे, लेकिन जब हम रगड़ते हैं, घर्षण देते हैं, या फिर जब हम उनको हीट देते हैं, किसी भी पदार्थ को जब हम हीट देते हैं तो वो एक एनर्जी, हीट भी तो एक एनर्जी है। ठीक है। तो जब हम एनर्जी, किसी भी प्रकार की जब एनर्जी देते हैं, तो जो लास्ट ऑर्बिटल होता है अपना, लास्ट कक्षा जो होती है, इन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो बल होता है जिससे ये बंधे हैं आपस में, क्योंकि जो बल होता है ये कक्षाओं के साथ साथ कम होता चला जाता है। जैसे पहली कक्षा में जो बल होगा सबसे ज़्यादा होगा, फिर दूसरी कक्षा में उससे कम, और जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी उसमें सबसे कम आकर्षण बल होगा। तो इस वजह से इधर के इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है। इस वजह से जब हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो लास्ट वाली कक्षा में घूम रहे हैं, ये इस परमाणु से मुक्त हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं किसी नाभिक से, मान लीजिए आपका ये परमाणु है अंबर का। ठीक है, हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं अंबर, और दूसरा क्या था? कांच। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो अंबर के परमाणु से मुक्त हुआ है वो जाएगा घर्षण करने पर कांच के परमाणुओं में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंबर के परमाणु से मुक्त होता हुआ कांच के लैटिस में चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या इसमें? मान लो, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो इधर नाभिक में 6 प्रोटॉन थे, तो घर्षण से पहले इन पूरी कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होगा कि परमाणु आवेश रहित होता है, अर्थात उदासीन होता है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब जब आपने घर्षण किया, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, तो आपके परमाणु तो उतने ही रहे, क्योंकि परमाणु का इस प्रक्रम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया 6 में से, तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन बचे 5। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया है? प्रोटॉन हो गए हैं 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 5, अर्थात अब जो अंबर है ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया है। ठीक है, अब ये धनावेशित हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, तो इस वजह से अंबर अब क्या हो गया है? पॉजिटिव। और वहीं हम कांच की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हुआ है वही कांच के पास गया है। इसका मतलब क्या है कि कांच में जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उससे एक ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब कांच में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, अर्थात वो ऋणावेशित हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के हिसाब से अगर जो वस्तु ऋणावेशित है उसका मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों पर तो हम वैसे भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉनों पर धनावेश होता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु ऋणावेश होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। एक बार जल्दी से इस चीज़ को फिर से समझ ले रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक परमाणु है, उसमें नाभिक है, आसपास कक्षाएं हैं। परमाणु में क्या क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिटलों में अर्थात कक्षाओं में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। एक उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये अंबर का है, अंबर में 6 प्रोटॉन हैं। ठीक है, अगर अंबर में 6 प्रोटॉन है नाभिक में, तो इधर कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे होंगे घर्षण से पहले। लेकिन जब कांच और अंबर के बीच में घर्षण किया गया तो देखा गया कि अंबर की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है
अर्थात अगर जो पहले इलेक्ट्रॉन 6 थे उसमें से जब एक निकल गया तो रह गए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी 6 ही है, अर्थात अब जो प्रोटॉनों की संख्या है वो है 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 5, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के अधिक है। इसका मतलब अंबर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वही इलेक्ट्रॉन जाता है कांच के पास, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन अंबर के परमाणु से मुक्त हुआ है वही इलेक्ट्रॉन जाता है कांच के पास। तो कांच पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। इस वजह से कांच क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है और अंबर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, ठीक है। तो ऋणावेशित वस्तु क्या होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और धनावेशित वस्तु क्या होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब अगर आप इस प्रक्रम पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि इस पूरे आवेशित होने के प्रक्रम में प्रोटॉन का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन अपने नाभिक में जैसा था वैसा ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी हीट दे दीजिए, प्रोटॉन अपने नाभिक में ही रहेगा। लेकिन जिस जिस कण की वजह से, जिस फंडामेंटल यूनिट की वजह से आपका आवेश का गुण हो रहा है, ठीक है, वस्तुएं आवेशित हो रही हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इलेक्ट्रॉन है हमारा आवेशवाहक, प्रोटॉन आवेशवाहक नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा MCQ बनता है, बोर्ड्स में भी आया है और एक आध बार JEE मेंस में भी आया है कि आपका जो आवेशवाहक है उसमें वो ऑप्शन दे देते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और आपका फिर कोई भी पार्टिकल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल, तो आपको इलेक्ट्रॉन पर टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि आवेश होने के प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन का ही आवागमन होता है। अंबर से इलेक्ट्रॉन निकला, कांच पर गया, अंबर पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और कांच पर हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आवेश के कुछ गुण। अब पढ़ते हैं आवेश के गुण के बारे में। तो आवेश के गुण से पहले एक छोटी सी बात जो मैं बताना भूल गया, वो है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपका। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आपका चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक फंडामेंटल यूनिट की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है। इससे मिलकर ही सभी चार्ज बने हुए हैं। इसको हम बाद में क्वांटीकरण के सिद्धांत में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जानिए सिर्फ और सिर्फ ये कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो प्रकृति में उपस्थित सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है। अभी आप क्वार्क अपक्वार्क में मत देखिए, क्योंकि क्वार्क अपक्वार्क फंडामेंटल चार्ज नहीं है, ठीक है। वो चार्जों से मिलकर उनसे मिलकर चार्ज बनते तो हैं, लेकिन फंडामेंटल रूप में जो पाया जाता है वो एक इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुणों के बारे में। तो आवेश के गुणों के बारे में देखें तो समान आवेश, सबसे पहला गुण तो यही है कि समान आवेश अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्रतिकर्षण दिखाते हैं, और असमान आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आकर्षण दिखाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात बोलूँ तो सेम साइन रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण, और अपोजिट साइन अट्रैक्शन, ठीक है। अब दूसरा आता है पदार्थ का मूलभूत गुण। इसमें मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा, आपको सिर्फ समझाऊँगा। जैसे द्रव्यमान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वस्तु पर द्रव्यमान कैसे आया, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है उसके परमाणु में, तो उन्हीं से आया है द्रव्यमान। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान कहाँ से आया, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान परमाणु अर्थात पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये कहीं से आई नहीं है, उसमें पहले से ही मौजूद है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वस्तु पर आवेश कहाँ से आया, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवागमन से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, तो आप नहीं बताएंगे, ठीक है, आप नहीं बता पाएंगे। तो जो आवेश है
वो द्रव्यमान की तरह एक पदार्थ का मूलभूत गुण है। जिस प्रकार से द्रव्यमान का आप नहीं बता सकते कहाँ से आया है, इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉन से नहीं इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कहाँ से आया। ठीक है, तो आवेश द्रव्यमान के समान ही पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। अब देखें तो वेग पर निर्भरता, जैसे द्रव्यमान आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार वेग पर निर्भर करता है। m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, m क्या है? m है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित वेग पर। m0 क्या है? स्थिर द्रव्यमान रेस्ट पर। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जब एक वस्तु चलती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा चार्ज में नहीं देखा गया है। अगर कोई वस्तु किसी भी वेलोसिटी से चल रही है तो उसके चार्ज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो आवेश, अगर हम चौथे गुण पे देखें जो कि सबसे ज़्यादा है, और ये सीधा सीधा बोर्ड्स पे पूछ भी लेते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? वो है आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर बोर्ड्स में आया तो आप ऐसे ही लिख के आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं समझाने के हिसाब से बोलूँ तो ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही प्रूफ है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही वैलिड है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से ना कोई आवेश आ सकता है और ना भीतर से कोई आवेश जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक हमारे पास एक बॉक्स है, इस पर आपके 3 आवेश हैं। एक है 5 कूलम, एक है -1 कूलम, दूसरा है 3 कूलम। ठीक है, तो टोटल कितना है इसमें? वो है 7 कूलम प्लस 7 कूलम, जैसे 5 और 3 8, 8 और -1 हो गया 7। ठीक है, जब हमने इधर इलेक्ट्रॉन का आवागमन होने दिया तो हमने देखा कुछ समय बाद वही 3 चार्ज थे, लेकिन एक पर आवेश हो चुका था 4 कूलम, दूसरे पर आवेश हो चुका था -2 कूलम। तो हमको ज्ञात करना है तीसरे पर आवेश क्या होगा। ठीक है, इस पर आवेश क्या होगा। अब इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना ही नष्ट किया जाता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो मतलब इसका है कि जितना चार्ज पहले था उतना ही टोटल चार्ज बाद में होगा। ठीक है, पहले कितना चार्ज था? +7 कूलम। ठीक है, और बाद में चार्ज कितना होगा? +7 कूलम। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो तो दोनों में बराबर ही रहना है। ठीक है, इसको मान लीजिए x, तो 4 + -2 + x, ये कितना होगा? 7 के बराबर। ये कितना हो गया? 2 + x बराबर 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 कूलम, अर्थात जो तीसरा चार्ज है उस पर अब 5 कूलम आवेश हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें अगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर बोर्ड में आया या फिर आपके किसी भी होम एग्ज़ाम्स में आया तो आपको यही लिखना है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आवेश तथा द्रव्यमान में
संबंध। ठीक है, हम देख लेते हैं आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध। तो आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध देखें तो आवेशित होने के प्रक्रम में जो मूलभूत कण है, मतलब आवेशवाहक जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक जगह कमी होती है तो और दूसरी जगह अधिकता हो जाती है, तो आवेश और धनावेश आ जाते हैं। अब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 9 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद करनी है। क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, कितना द्रव्यमान होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इन दोनों को मैं साथ साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। समय के साथ जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप याद भी हो जाएंगे। तो ये आपका ऋणावेश है, इस पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब है ऋणावेश है। एक इलेक्ट्रॉन जब अधिक होगा तो उसका जो द्रव्यमान है वो भी तो आएगा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। तो आवेश ऋणावेश तो होगी वो वस्तु, लेकिन उसके द्रव्यमान में क्या होगी, द्रव्यमान में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से अधिक हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। इसी हिसाब से अगर देखें तो धनावेश क्या होता है, धनावेश में होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी। तो अगर देखें तो ऋणावेशित वस्तु में इस द्रव्यमान में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है, और धनावेश में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पर हमको द्रव्यमान में कमी देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं कि एक वस्तु पर -2 कूलॉम, -5 कूलॉम और +5 कूलॉम आवेश है, ठीक है, एक ही वस्तु है, अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, एक ही वस्तु है, उन पर जब हमने अलग अलग चार्ज दिया, एक बार हमने दिया -2 कूलॉम, एक बार दिया -5 कूलॉम और एक बार दिया +5 कूलॉम। ठीक है, तो किस स्थिति में उसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। इसको मान लेते हैं स्थिति 1, इसको मान लेते हैं स्थिति बी, और इसको मान लेते हैं स्थिति सी। तो जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान। ठीक है, तो जो मास होगा बी वाली पोजीशन पर वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा मास ए वाली पोजीशन पर, उसके बाद होगा मास सी वाली पोजीशन पर। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है, द्रव्यमान तथा आवेश में संबंध। ठीक है, इसके बाद हम एक कूलम की परिभाषा देख लेते हैं, और एक कूलम की परिभाषा के बाद हम देखेंगे आवेश की विमा, और उसके बाद हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक कूलम की परिभाषा। तो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, वैद्युत धारा होता है वैद्युत आवेश बटे समयांतर। ठीक है, तो अगर हम समयांतर को उस तरह गुणा करें तो Q का फॉर्मूला बनता है I विद्युत धारा इंटू डेल्टा टी, मतलब समयांतर। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब हम 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, मतलब एक बार फिर से सुनते हैं, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो जितना आवेश उस धारा में प्रवाहित होता है उसको 1 कूलॉम आवेश कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको 1 कूलॉम आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर आपको 7 फंडामेंटल यूनिट याद होंगी, देखो एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ। 7 फंडामेंटल यूनिट थी,
वो थी आपकी द्रव्यमान, ठीक है, समय, द्रव्यमान, समय, लंबाई, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल कह देते थे, पदार्थ की मात्रा, और तापमान, ठीक है, तापमान। द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते थे m से, समय को हम प्रदर्शित करते थे t से, लंबाई को हम प्रदर्शित करते थे l से, वैद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते थे a से, ज्योति तीव्रता को हम थीटा से प्रदर्शित कर देते थे, पदार्थ की मात्रा जो m होता है मोल, उसको हम m से प्रदर्शित कर देते थे, और जो स्मॉल m होता था, ये कैपिटल M होता है और ये स्मॉल m होता है, ठीक है। इसके बाद जो तापमान होता है, तापमान को हम कैपिटल T से प्रदर्शित कर देते थे और स्मॉल t से, ठीक है, स्मॉल t या फिर k से हम ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, k से हम प्रदर्शित कर देते थे, ठीक है। तो हम अगर फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर आपकी Q नहीं है, I है, I, ठीक है। इस वजह से I की जो विमा है वो तो A है, धारा, फिर है समय की T, तो जब आवेश की विमा देखेंगे तो वो जाएगी Q बराबर AT, A की पावर 1 और T की पावर 1 पर, ठीक है। तो Q की विमा हो जाएगी AT, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, Q की विमा हो जाएगी AT, ठीक है। अब हम देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। अब आवेश के क्वांटीकरण को देख लेते हैं। तो आवेश क्या होता है, अगर देखो सिंपल सी एक बात, आवेश जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तब आवेश होता है, ठीक है, तभी कोई वस्तु आवेशित होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण होकर ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन 1 चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन 3 चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10,000 चले जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं जाएगा, 3/2 नहीं जाएगा, 1.7 नहीं जाएगा। आवेश कभी भी आधा और पूर्णांक के अलावा नहीं जाएगा, आधा, 3/2, 1.7 ऐसे नहीं जाएगा, आवेश हमेशा पूर्णांक में ही जाएगा, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण हमको क्या बताया, आवेश का क्वांटीकरण हमको यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में ही आवागमन करता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्नात्मक संख्या में नहीं जाएगा, आधा, 3/2, 1.7, 1.3 ऐसे में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो होता है Q बराबर ±NE। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका आवागमन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के ये E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E क्या था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्लस माइनस क्या है, अगर ये आपको क्वेश्चन में देगा, अगर उसने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब है, अधिकता का मतलब है कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब अब आप माइनस साइन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसने पूछा 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप प्लस साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें आप चार्ज के एग्जिस्ट अर्थात चार्ज की उपस्थिति की भी गणना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, उदाहरण जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया है आपका 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश कितना होगा, तो Q कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, तो इधर लिखेंगे 2। E कितना होता है, E तो फिक्स ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
अब इधर साइन क्या लगाएं, अधिकता है, अधिकता का मतलब माइनस चार्ज, ठीक है, मतलब ऋणावेशित। तो Q कितना हो गया, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। अब ये तो हो गया आवेश निकालने का। ऐसा ही आप खुद से भी करके देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, ये वाली वैल्यू, ये इसके लिए भी सेम ही आएगी, ठीक है। उस पर भी 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम चार्ज ही होगा, लेकिन उसके आगे साइन क्या लग जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्यू क्या हो जाएगा, +3.2 गुणा 10⁻19 कूलम। इसका मतलब आप ये समझिए कि जब अंबर और कांच को रगड़ा गया था, उन पर आकर्षण किया गया था, तो अंबर पर जितना नेगेटिव चार्ज आया होगा उतना ही कांच पर, जितना अंबर पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा उतना ही कांच पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो तो अंबर से कांच में गए हैं ना। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए अंबर से कांच पे, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इधर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अंतर कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन में। इधर जो साइन लिया जाएगा क्यू के लिए वो होगा प्लस का, और इधर जो साइन होगा वो होगा माइनस का, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये होगी सेम, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के ऊपर, कि ये आवेश की उपस्थिति के ऊपर, कि ये वाला आवेश कभी हो सकता है या नहीं। जैसे अब हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या 3.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम उपस्थित हो सकता है? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं, हम अगर फॉर्मूले पर ध्यान दें तो Q बराबर होता है NE, ठीक है। तो N क्या हो जाएगा, Q/E। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमको आवेश दे रखा है उसका हम इलेक्ट्रॉन से भाग देते हैं। अगर ये वाली संख्या पूर्णांक आती है, पूर्णांक क्या, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक मतलब 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो चार्ज उपस्थित होगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर संख्या भिन्नात्मक आती है तो चार्ज अथवा आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा, उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो है 3.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इधर से अगर n की वैल्यू देखें तो क्या है, Q/E। Q कितना दे रखा है, 3.6 गुणा 10⁻⁻19, और E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम इसको भाग देंगे तो ये आपका 36/16, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है। अर्थात जो आपका n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो पूर्णांक नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि 3.6 गुणा 10⁻⁻19 चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बोलूँ, क्या 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम उपस्थित हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, n बराबर का होता है Q/E। Q कितना दे रखा है, 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम अपॉन E 1.6 इंटू, ठीक है। ये कट गया, ये कितना, 16 × 48, ठीक है। तो ये करना 3 इलेक्ट्रॉन, जो n की संख्या आ गई, n बराबर आ गया 3, ये जो कि है पूर्णांक, मतलब ये वाला आवेश उपस्थित हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो एग्जिस्टेंस वाले सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, Q/E
निकालना है। अगर संख्या आंसर जो इनका भाग देने पर आएगा वो पूर्णांक है तो चार्ज उपस्थित है, चार्ज एग्जिस्ट करता है। और अगर संख्या भिन्नात्मक आ गई, पॉइंटों में आ गई, तो चार्ज उपस्थित नहीं होगा। ठीक है।